जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा एक नए वीडियो के साथ आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कार्बन एवं उसके यौगिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि एक्सप्लेन करते समय बहुत से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप किस नए टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करके शेयर करूं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म लिखिए। तो ये याद कर लीजिएगा, कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म है श्रृंखलन और चतुःसंयोजकता। श्रृंखलन क्या है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। मतलब कार्बन कार्बन मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और चतुःसंयोजकता क्या है? चतुःसंयोजकता जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मतलब कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर आबंधन बना सकता है। ये 4 जो अन्य परमाणु होंगे इनमें कौन होंगे? तो इनमें कार्बन स्वयं हो सकता है या कुछ अन्य तत्व भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। और ये जो सहसंयोजी आबंध वाले अणु होते हैं इनमें भीतर प्रबल आबंध होता है लेकिन इनका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है जिसकी वजह से इनके क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं का जो क्वथनांक है और गलनांक कम क्यों होता है? तो उसकी मुख्य वजह है कि इनका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है जिसकी वजह से इनके क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ये है हाइड्रोकार्बन। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे जरूर पूरा समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। नाम में ही लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। बस इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि वे यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के दो मुख्य प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है पहले इसे समझ लें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध, सिंगल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो डबल या ट्रिपल, द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कहलाएगा? जिसमें एकल बंध पाया जाता है, और ये है एल्केन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आएगा जिसमें एकल बंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आएंगे जिनमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। मतलब एल्कीन में डबल बॉन्ड या द्विबंध पाया जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पाया जाता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड एकल बंध पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड द्विबंध पाया जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में इसमें एक बंध एकल बंध, इसमें दो द्विबंध, इसमें तीन त्रिबंध पाए जाते हैं। अब इनके सूत्र की बात कर लें तो एल्केन का सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया CnH2n और एल्काइन का हो गया CnH2n-2। आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ये सब घटते क्रम में है।
यहाँ CnH2n में +2 है, यहाँ सिर्फ CnH2n है और यहाँ CnH2n में -2 हो गया है। तो ये आप सूत्र जरूर याद कर लें, सामान्य सूत्र इसका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 1 से 5 तक ये कार्बन की संख्या के आधार पर जो ये श्रेणी बनी हुई है, सजाती श्रेणी के बारे में परिभाषित उसको मैं बाद में करूंगा। ये है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। ये याद कर लीजिएगा, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट, ये याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एल्केन सजाती श्रेणी के 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखिए, या एल्केन और एल्कीन और एल्काइन को परिभाषित करते हुए उनको इनके एक एक उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या है, किन्हीं 4 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए या प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए। इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। कार्बन संख्या 1 है तो मेथ, कार्बन संख्या 2 है तो एथ, कार्बन संख्या 3 है तो प्रोप, कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूट, कार्बन संख्या 5 है तो पेंट। ये याद हो गए आपको। अब ध्यान रखिएगा, एल्केन में लास्ट में क्या लगा है, एन, तो जितने भी एल्केन होंगे सब में एन लगा होगा। मेथ तो है सब में, इसमें लग जाएगा एन, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये मैंने अलग से हाईलाइट इसलिए कर दिया है कि ये इसमें सफिक्स लगा हुआ है, अनुलग्न लगा हुआ है। ये तो सब में कॉमन रहेगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट सब में कॉमन रहेगा, लेकिन एल्केन में क्या लगेगा, एन। तो इस तरह से ये बन गया। और इसका सूत्र क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, कार्बन संख्या के आधार पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ डिसाइड होती है। कार्बन की संख्या जितनी होगी उसको जस्ट डबल कीजिए और 2 जोड़ दीजिएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ 2n+2। कार्बन की संख्या को डबल कीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। बहुत ही सरल ये फॉर्मूला है। मान लीजिए कार्बन संख्या 4 है तो 4 को डबल कीजिए, 8 हो गया, और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 10, तो C4H10। C4H10। कार्बन संख्या 5 है तो क्या करेंगे, 5 को डबल कीजिए, 10 हो गया, उसमें 2 जोड़ दीजिए 12, तो C5H12। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। ये इसका नाम है, ये इसका अणुसूत्र है। संरचना सूत्र के बारे में आगे बात करेंगे। ये क्या है इसका, ये अणुसूत्र है। तो नाम और अणुसूत्र, संरचना सूत्र अभी देखेंगे। ये हो गया आपका एल्केन। एल्केन के बाद देखते हैं एल्कीन। एल्कीन में कुछ नहीं होता है, जितनी कार्बन संख्या है जस्ट डबल कर दीजिए, हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। यहां मेथ नहीं बनता है। अब एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट हमको याद है पहले से ही। ध्यान रखिएगा, ईन लगाना है इसमें। एल्कीन है तो ईन लगेगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ईन लगा दिया हमने। ईन लगाने के बाद इसका अणुसूत्र कैसे बनेगा, तो अणुसूत्र ध्यान रखिएगा, कार्बन की जितनी संख्या होगी उसको जस्ट डबल कर दीजिए तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। कार्बन की संख्या 2, तो 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 2 6, 4 गुणे 2 8, 5 गुणे 2 10। इस तरह से ये बन जाएगा। ये भी इजी है। अब चलते हैं एल्काइन की तरफ। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें भी मैथ नहीं बनता है। और इसमें क्या होगा, इसमें आयन लगेगा। ध्यान रखिएगा, क्या लगेगा, इसमें आयन लगेगा, YNE। तो ये लिखा हुआ है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा सूत्र, तो ध्यान रखेंगे, कार्बन की संख्या को डबल करेंगे और जितना आएगा उसमें 2 माइनस कर देंगे। जैसे 2 का देखते हैं C2, तो 2 को डबल कीजिए, 4 आया, 4 में 2 माइनस करना है, तो 4 में -2 किए तो 2 आ गया, तो C2H2 इसका फार्मूला होगा किसका, एथाइन का। प्रोपाइन का क्या होगा, 3 को डबल कीजिए, 6 हुआ, 6 में 2 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 4 आया, तो C3H4। ब्यूटाइन का क्या होगा, C4H6, 4 गुणे 2 8, 8 में 2 घटाया हमने, माइनस किया तो 6, और यहाँ आ गया C5
5 गुणे 2 10, 10 में 2 घटाया 8। इस तरह से ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आपका तैयार हो जाएगा। यदि एल्केन के बारे में पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और इसके 5 सदस्यों के नाम आप लिख देंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और इनका अणुसूत्र भी लिख देंगे। एल्कीन के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप? एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या द्विबंध पाया जाता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसके ये 4 सदस्य हैं। इसमें आप बोल देंगे कि मेथ जो है वो नहीं बनता है, कहाँ से शुरुआत होती है? एथ से। तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन 4 सदस्यों के नाम और इनका ये अणुसूत्र लिख देंगे। अगला एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? तो एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और इसके ये 4 सदस्यों के नाम लिख देंगे। इसका भी मैथ नहीं बनता है। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और इनका सूत्र लिख देंगे। तीनों के सूत्र में आप लोग देखेंगे अंतर कितने का है? CH2 का अंतर होता है। CH2 का ये ऊपर से नीचे की ओर, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन बढ़ता जाएगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखिए एक था, एक को लिखते नहीं तो 1 2 3 4 5, और यहाँ 4 6 8 10 12। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं कि 2 2 तो बढ़ाना है अपने को, 4 6 कर दो, 6 का 8, 8 का 10, 10 का 12। इसी तरीके से इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ सब में वही होगा। ये सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी आए तो इसको आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए 2 3 4 5, 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 2 का अंतर है। 4 में 2 जोड़े 6, 6 में जोड़े 2, 8 10 आ गए। ये आगे देखें, इसमें भी वही है 2 4 6 8 और यहाँ 2 3 4 5। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एल्केन में डबल करके 2 जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। एल्कीन में कार्बन को डबल कीजिए, सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। एल्काइन में डबल कीजिए और 2 माइनस कर दीजिए, डबल करने के बाद 2 माइनस करिए जो आए उसमें और उसको लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एल्काइन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। चलिए, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र, अणुसूत्र और संरचना सूत्र। नाम ये है मेथेन, ये अणुसूत्र है इसका, और ये संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र देख लीजिए किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? कार्बन लिखना है। जब भी संरचना सूत्र आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है कार्बन, और कार्बन की संयोजकता हमको पता है 4 होती है, तो इसके चारों तरफ 4 बंध बना दीजिए। इसके 4, ये हो गया कार्बन पहले का। अब दूसरे का क्या करेंगे? चाहे जितने हों, आप ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये देखिए इसके पास एक बंध तो है। अब कितने बंध लगाने हैं ये देखिएगा, 4 लगाना है। आप बस इतना समझ लीजिएगा, कार्बन के चारों तरफ 4 बंध होने चाहिए एल्केन में। ये एक लगा हुआ है, 3 और लगा दीजिए। एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, 3 लग गया। अब इसके साथ कितना है? ये कार्बन को देखिए, एक है पहले से ही, ये लग गया आपका। तो ये बन गए। यहाँ अब क्या लिख देना है आपको? H लिख देना है सब में, हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। तो ये हो गया एथेन। प्रोपेन देखिए, प्रोपेन के लिए क्या करना होगा? प्रोपेन में हमको पता है 3 कार्बन होते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन बना दीजिए, 1 2 और ये 3 कार्बन बन गए। अब बस सभी का ये 1 2 और 3, 4 4 होना चाहिए। कार्बन में ये चारों तरफ 4 ये बंद होने चाहिए। तो एक ऊपर, ये दाएं बाएं, ये हो गए 4। अब इधर ये कार्बन के पास 2 है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। तो अब इसमें क्या होगा? सिर्फ ऊपर और नीचे ही होगा, क्योंकि दाएं बाएं पहले से है। ये वाले कार्बन में एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। इस तरीके से बन गया। हाइड्रोजन सब में लगा दीजिएगा। 4 में क्या करना है? जितने कार्बन हों उतने पहले लिख लीजिए, 1 2 3 और ये हो गए 4, 4 कार्बन हो गए। अब बस आपको
इनके बंध को संतुष्ट कर देना है। ये कार्बन है, यहाँ एक है, अब कितना चाहिए, 3 चाहिए, 1 2 3। इसके पास कितना है, इसको देखिए, ये लेफ्ट है राइट, एक एक है, 2 तो पहले से ही हैं, अब कितना चाहिए, 2 और चाहिए तब ना 4 होंगे। ये इसके पास देखिए कितने हैं, इसके पास भी 2 हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 2 पहले से तो 2 और दे दिया। अब इस कार्बन को देखिए, इसके पास तो बेचारे के पास एक ही है, बस यही बस है, तो अब कितना चाहिए, एक है, 4 टोटल चाहिए, तो 4 में एक घटा दिया, एक पहले से है, 3 बचे तो 3 लगा दीजिए, 1 2 और 3। ये जहाँ जहाँ हमने बंद बनाया सब जगह आप हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। इस तरीके से आप ये जो 4 हाइड्रोकार्बन हैं इनके नाम लिख सकते हैं, इनके अणुसूत्र लिखते हैं और इनके संरचना सूत्र बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार्यात्मक या फंक्शनल ग्रुप क्या है और एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एक उदाहरण लिखना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रकार्यात्मक समूह क्या कहलाता है। ये वे समूह हैं जो यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या करते हैं, यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। कार्बन की श्रृंखला कितनी लंबी है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि प्रकार्यात्मक समूह कौन सा लगा हुआ है, वही इसको विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जैसे पहले नंबर पे बात करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है CHO। देखिए एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, और इसमें लास्ट में लगता है अल। क्या लगता है इसमें लास्ट में, अल। तो अब एल्डिहाइड का एक एग्जांपल देख लीजिए, आपके सामने है प्रोपेनल। क्या है ये, प्रोपेनल। एल्डिहाइड में CHO होता है और इसके लास्ट में लगता है अल। एल्डिहाइड के लास्ट में अल लगता है जब भी नाम लिखते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर ये 3 और लास्ट में लग जाएगा अल, तो ये हो गया प्रोपेनल। उसी तरीके से कीटोन, कीटोन में लास्ट में लगता है ओन और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CO। कीटोन का होता है CO, ये लगा हुआ है, ये देखिए, ये कीटोन का लगा हुआ CO और इसके पहले एल्डिहाइड का ये लगा हुआ था CHO, ये था, ये CHO, C और O के बीच में डबल बॉन्ड, ये CHO हो गया एल्डिहाइड का। कीटोन का ये देख लीजिए, ये CO और इसके लास्ट में लगता है ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, क्योंकि यहाँ 3 है कार्बन की संख्या। फिर है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक लगता है, ध्यान रखिएगा, ओइक, और COOH इसका फॉर्मूला होता है, COOH। ये है यहाँ पर देखिए, ये COOH, ये है COOH, COOH इसका फॉर्मूला, और इसे कहते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। इसका एक एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, सबका एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रोपेनोन यहाँ दे दिया कार्बन संख्या 3 के आधार पर, प्रोपेनल दे दिया है, प्रोपेनोइक दे दिया है। और एल्कोहल का क्या होता है, ऑल लगता है लास्ट में, और एल्कोहल के लिए है क्रियात्मक प्रकार्यात्मक समूह OH। क्या होता है, OH, और ये OH लास्ट में लगा हुआ है, इसका नाम है प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन, और ऑल लगता है लास्ट में तो प्रोपेनॉल। आपसे कभी पूछा जाए कि ये कौन सा इसमें प्रकार्यात्मक समूह है, तो ध्यान रखिएगा, यदि अल लगा हुआ है तो एल्डिहाइड होगा, ओन लगा हुआ है तो कीटोन होगा, ओइक लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ऑल लगा होगा तो एल्कोहल है। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। इनके एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके औद्योगिक अनुप्रयोग को लिखिए। तो हाइड्रोजनीकरण को देखिए, तो पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का जो औद्योगिक अनुप्रयोग है वो क्या किया जाता है, वो वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। और कैसे बदला जाता है, हाइड्रोजन से क्रिया करके। यहाँ फिर से देख लें एक बार, बहुत ही इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, कैसा हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। असंतृप्त में देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोजन से जुड़ता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़ता है निकेल और पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और क्या बना देता है, ये बना देता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। और इसके द्वारा क्या होता है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोजनीकरण। एस्टरीकरण क्या है, वह क्रिया जिसमें एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, तो ये कहलाता है एस्टरीकरण। एस्टर बनाने की क्रिया अभिक्रिया एस्टरीकरण है। इसमें एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ मिलता है, एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ मिलता है और क्या बना देता है, ये एस्टर बना देता है। इसे कहते हैं एस्टरीकरण। समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। अभी हम समजातीय श्रेणी को देख चुके हैं। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसे याद कर लीजिएगा। और इसके एग्जाम्पल में आप एल्केन के जो चार थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वो लिख दीजिएगा, या फिर एल्कीन का लिख दीजिएगा या एल्काइन का लिख दीजिएगा। सभी समजातीय श्रेणी हैं। अब अगला क्वेश्चन, साबुन एवं अपमार्जक में 4 अंतर लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर। तो ध्यान रखिएगा, साबुन वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन अपमार्जक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ लाके एक साथ रख दिया है कि यदि आप इस चीज़ को तैयार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। क्या होते हैं साबुन, वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक एरिल या एल्किल अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। साबुन क्या करते हैं, जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिलेय पदार्थ स्कम बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, साबुन जल में उपस्थित, जो कठोर जल होता है उसमें उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिलेय पदार्थ स्कम बनाते हैं, जिसकी वजह से साबुन ज़्यादा खर्च होता है। और अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। साबुन यह पशु वसा या वनस्पति तेल से बनाया जाता है, और अपमार्जक यह पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। अपमार्जक हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है और यह वनस्पति तेल या पशु वसा से बनाया जाता है। इसकी दक्षता कठोर जल में घटती है। साबुन की दक्षता कठोर जल में घटती है और अपमार्जक की दक्षता कठोर एवं मृदु जल दोनों में समान होती है। इसलिए अपमार्जक को अच्छा माना गया है, क्योंकि यह कठोर जल में भी अच्छे से झाग देता है और इसकी दक्षता अच्छी रहती है। साबुन क्यों नहीं देता है, क्योंकि साबुन जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिलेय पदार्थ स्कम बनाता है। इसलिए साबुन तुलनात्मक रूप से अपमार्जक से कमजोर माना गया है, अपमार्जक ज्यादा अच्छा माना गया है, सिर्फ इस वजह से। ये वजह याद रखिएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों के साथ यह अभिलेय पदार्थ स्कम बनाता है। इसी वजह से साबुन अच्छा नहीं माना गया है और अपमार्जक को तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा माना गया है। अब एक और सवाल, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो मिसेल, आप सिर्फ इस डायग्राम को बना लीजिएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। और आपको यहाँ एक चीज और याद करना होगा, चलिए बताता हूँ। साबुन को परिभाषित कर दीजिए पहले। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ये साबुन की परिभाषा हो गई। अब इसको आपको याद रखना है कि साबुन का जो अणु है 2 भागों का बना होता है। पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग हो गया, दूसरा आयनिक भाग हो गया। सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग और दूसरा आयनिक भाग। कौन कौन से, हाइड्रोकार्बन और आयनिक। ये 2 चीज याद कर लीजिए। ये साबुन के 2 भाग हैं, हाइड्रोकार्बन वाला भाग और आयनिक भाग। अब होगा क्या, जब हम कोई कपड़ा भिगाते हैं, हमको कपड़ा साफ करना है, तो हमारे कपड़े में रहती है गंदगी। तो जो साबुन का आयनिक भाग है वो
क्या होता है, साबुन का आयनिक भाग जो होता है वो जल रागी होते हैं, वो जल से कांटेक्ट में आता है, जल से जुड़ता है, और हाइड्रोकार्बन वाला भाग तेल से जुड़ता है या गंदगी से जुड़ता है। अब आपके समझ में आ गया, दो भाग थे, एक आयनिक दूसरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किससे जुड़ेगा, वो तेल से या गंदगी के साथ जुड़ेगा। दूसरा बचा आयनिक भाग, वो जल से जुड़ जाएगा। और ये जब जुड़ते हैं तो इस प्रकार से साबुन के अणु मिसेल की संरचना तैयार करते हैं। मतलब ये जुड़े ना, ये देखिएगा यहाँ, ये तेल की बूंद है या गंदगी है, और ये है साबुन के दोनों भाग। साबुन का ये दिख रहा है आपको, ये दोनों भाग हैं। ये जो गोल वाला भाग है ये आयनिक भाग है, और ये जो ये ऐसे दिख रहा है जिगजैग, ये है इसका हाइड्रोकार्बन वाला भाग। तो साबुन में दो भाग, ये वाला भाग है आयनिक भाग और ये है हाइड्रोकार्बन वाला भाग। हाइड्रोकार्बन वाला भाग गंदगी के साथ मिलता है, ये दिख रहा है आपको बीच में गंदगी, हाइड्रोकार्बन वाला भाग गंदगी के साथ मिलता है, और जो आयनिक भाग है वो जल के साथ मिलता है। और इस तरह से एक संरचना तैयार होती है जिसे कहते हैं हम मिसेल। क्या कहते हैं हम इसे, मिसेल। अब मिसेल में क्या होगा, अणु का एक सिरा, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है ये कहाँ होगा, तेल के या गंदगी के कण की ओर होगा, और आयनिक सिरा जो है, ये आयनिक सिरा, ये कहाँ होगा, बाहर की ओर होता है। इस प्रकार से ये मिसेल बन गया। और ये जो मिसेल है ये यही क्या करेगा, मैल को बाहर निकाल के ले आएगा और हमारे कपड़े साफ हो जाएंगे। जब हम खंगालते हैं कपड़ों को तो ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये गंदगी को निकाल के बाहर आ जाएगा और हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, याद कर लीजिएगा, आयनिक भाग और हाइड्रोकार्बन वाला भाग। जो आयनिक भाग होता है वो जल से जुड़ता है, और जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो किससे संलग्न होता है, वो गंदगी से संलग्न होता है। बस इतना ही है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसमें से मेथेन, एथेन, एथीन और कार्बन डाइऑक्साइड का याद कर लीजिएगा। ये है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या है, हाइड्रोजन हमको पता है एक इसके बाह्यतम कोश में है, एक ही है, तो ये एक एक लिख दिया हाइड्रोजन के साथ। कार्बन का 4 होता है तो कार्बन ये लिखा हमने बीच में, और कार्बन का ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसको एक्स के रूप में, क्रॉस के रूप में हमने दिखा दिया, और हाइड्रोजन का डॉट के रूप में दिखा दिया। अब इनके बीच में क्या होगा, सहसंयोजी बंध बनेगा। तो हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो ये हाइड्रोजन क्या किया, ये इस तरह से हमने इसको बना दिया। तो ये हो गया मेथेन का। एथेन का कैसे बनाएंगे, एथेन का बनाने के लिए 2 कार्बन लिया हमने, ये हाइड्रोजन तो 3 और 3 इधर ले लिया, और कार्बन की जो वैलेंसी 4, तो यहाँ 1 2 3 लिखा, और एक ये 4 ये वाले कार्बन को हो गया, और ये वाले कार्बन का 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से अब सबको क्या करना है, ये वाले कार्बन को भी 8 चाहिए, सॉरी मतलब इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए, 4 इसके पास है। तो 1 2 3 और 4 और 5 ये हो गए। 4 इसका खुद का था, एक ये दूसरे वाले कार्बन से ले लिया, 5 हो गया। और ये 3 किससे लिया, सहसंयोजी बंध किसके साथ बनाया, ये हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये किसका हो गया, एथेन का हो गया। इथीन का कैसे बनेगा, इथीन में हमको पता है डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ शो नहीं, डबल बॉन्ड लिख नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, ये यही दिख रहा है, यही है डबल। तो कार्बन कार्बन, अब यहाँ 1 और 2 इधर हो गए, और ये 3 और ये डबल, तो ये 2 2 कार्बन हो गए, यहाँ ये कार्बन ये कार्बन। और इस तरह से इसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ये हो गए, तो 6 हो गए, और एक एक हाइड्रोजन के लिए लिए तो 8 हो गए। इधर से भी ले लीजिए, तो ये कार्बन ये वाले का भी इसी तरीके से कर दिए। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन का खुद का एक है, एक ही कार्बन से सहसंयोजी बंध बना है। ये जितने हैं सब सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, ये इस तरह से बना सकते हैं एथीन का। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए क्या करेंगे, कार्बन का ये 4 ये डॉट के रूप में है। ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 2 4 और 2 6, 6 है इसके बाह्यतम कोश में। कितने चाहिए इसको, 8,
होने के लिए 2 चाहिए, तो 2 इधर से ये ले लिया और इधर से ये 2 ले लिया। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना तैयार हो गई। यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में आप चाहते हैं कि एक अलग से वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बता दीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चूंकि ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में बताया हूं मैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट में आपको मिलेगा अध्याय 5 जय प्रक्रम के 2, 3 और 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और यदि ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है अभी समझ में नहीं आया होगा अच्छे से तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। फिर से इसके लिए मैं नया स्पेशली सिर्फ इसी के लिए वीडियो तैयार कर दूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें सबसे बड़ा सबसे लंबा वीडियो यही है, लगभग आधे घंटे का वीडियो बन गया है, इसलिए उसको शॉर्ट में कर दिया था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।